हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूँ पॉलिटी की एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा रहा था। और फंडामेंटल राइट्स में हमने कर लिया था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यानी हमने आर्टिकल नंबर 18 तक हमने कर लिया था, आर्टिकल 18 तक हमने कर लिया था। और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19। तो इसमें क्या है कि हमारा जो पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है समानता का अधिकार, और दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो ये लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार हमारा राइट टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है, और ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों में इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, जिसमें सबसे पहले 19 है, आइए 19 को पढ़ते हैं। तो देखो, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19, आर्टिकल नंबर 19, इसमें क्या लिखा है? मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है आर्टिकल 19 में, जिसमें अनुच्छेद 19F की संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। देखिए, ये कहता है कि भाई जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में हमारे जो स्वतंत्रताएं थी 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर, वो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। लेकिन उन 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से 19F में संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता थी, यानी किसी भी नागरिक को संपत्ति का अधिकार रखने की स्वतंत्रता थी, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार, आप मुझे बताओ, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको, संपत्ति का अधिकार बन गया है अब एक कानूनी अधिकार, और उसको रखा गया है आर्टिकल नंबर, कमेंट करके बताओ आप मुझे बच्चों, क्या रखा, कौन से आर्टिकल में रखा गया उसको? तो आर्टिकल में रखा गया है 300A में। किस में रखा गया? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, और उसको रखा गया आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत। पहले ये संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं भाई आर्टिकल नंबर 19 को। आर्टिकल 19 में कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारा संविधान हमें प्रदान करता है, उनको हम पढ़ते हैं। तो देखिए आर्टिकल नंबर 19 को हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आर्टिकल जो नंबर 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें है बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? 19A में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, हम अपनी भावनाओं का एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं। तो हमें बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक स्वतंत्रता देता है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 19A। तो ये 19A में है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19A में है। अगर हम बोले कि भाई मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी, यानी हमारी पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी, मीडिया की स्वतंत्रता भी 19A में है। बोलने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है हमें? तो 19A देता है। ठीक है, अब ये 19B है। तो 19B में हमारी जो स्वतंत्रता दी गई है वो है सभा करने की स्वतंत्रता। तो देखो, शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। हमारा भारतीय संविधान हमें सभा करने की स्वतंत्रता दे सकता है, लेकिन याद रहे वो जो स्वतंत्रता हमें दी गई है सभा करने की, उसमें हम बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरह से सभा कर सकते हैं, यानी आप हथियारों के साथ में सभा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो यानी ये है हमें राइट टू 19B में क्या है? तो 19B में है राइट टू
असेंबल, राइट टू असेंबल, यानी हमें असेंबल कर सकते हैं विदाउट, पीसफुली विदाउट आर्म, राइट टू असेंबल, राइट टू असेंबल पीसफुली, पीसफुली विदाउट आर्म, विदाउट आर्म, यानी बिना हथियारों के आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं और हमारा संविधान हमें इसे प्रदान करता है 19 बी के द्वारा। तो 19 बी हो गया। उसके बाद हम 19 सी, आर्टिकल नंबर 19 सी, आर्टिकल नंबर 19 सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी फंडामेंटल राइट टू फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्म ए एसोसिएशन, एन एसोसिएशन, फॉर्म एन एसोसिएशन एंड यूनियन, एसोसिएशन और यूनियन, और यूनियन, यानी जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 सी है उसके द्वारा हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो हम संघ बना सकते हैं, यानी हम फॉर्म कर सकते हैं, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम किसी एसोसिएशन को बना सकते हैं और हम किसी यूनियन को बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो जैसे सेना, आर्म्ड फोर्सेस, अर्धसैनिक बल या सशस्त्र सेना या फिर दूसरे पुलिस जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स है जिनको यूनियन और संघ बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनमें अनुशासन का संचार करने के लिए ऐसा किया गया है। तो संघ बना सकते हैं लेकिन पुलिस नहीं बना सकती और आर्मी नहीं बना सकती। तो संघ बनाने की बाकी दूसरे जो एसोसिएशन है, वो बाकी जो दूसरे विभाग है वो एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, फिर शांति, ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर किया और एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं। तो दोबारा हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबको, तो रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो 19 ए में क्या है? 19 ए में है बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल नंबर 19 ए में, हम बोल सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो, या हमारे दूसरे देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हो, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे देश के संप्रभुता और एकता के लिए खतरनाक हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बाकी हमें बोलने की स्वतंत्रता है। देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है हमें हमारे पर कुछ सीमाओं के साथ हमें मिले हैं, ऐसा नहीं है हमें एब्सोल्यूट नहीं मिले, यानी हमें प्राप्त हुए हैं मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ हमें कुछ सीमाएं भी हैं, हमें अंकुश में उन्हें हमें कुछ नियंत्रित भी किया गया है। तो नियंत्रण के साथ हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो फिर है 19 बी। 19 बी में क्या है? 19 बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। बिना हथियारों के आप असेंबल हो सकते हो, ये हमें हमारा संविधान 19 बी में देता है। लेकिन यहां पर फिर लेकिन है, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के साथ मिले हैं, यानी कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंधों के साथ हमें ये प्राप्त हुए हैं। तो भाई हम एक सभा कर सकते हैं बिना हथियारों के शांतिपूर्ण, लेकिन जिस क्षेत्रों में धारा 144 लागू हो, या उन क्षेत्रों में या कोई महामारी फैली हो, या तो वहाँ पर शासन हमारे पे राज्य जो है कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, कुछ तार्किक प्रतिबंध हमारे पे लगाए जा सकते हैं। तो ये जो कोई भी हमें जो ये जितनी भी हमें स्वतंत्रता मिली है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ये कुछ प्रतिबंधों के साथ मिली है हमें। ठीक है, तो हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में धारा 144 लागू है या फिर वहाँ पर कोई महामारी फैली हुई है, तो उन क्षेत्रों में शासन हमें या राज्य हमें ऐसा करने से रोक सकता है। ठीक है, 19 सी में क्या? 19 सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर यहाँ पर लेकिन है कि हम कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो संघ नहीं बना सकते, जैसे सेना है, पुलिस है, उनको एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम नहीं है, यानी वो संघ नहीं बना सकते। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 सी में है। ठीक है, फिर है 19 डी। 19 डी में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप देश के किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण कर सकते हो, आप आ जा सकते हो। किसी भी क्षेत्र में आप घूमने जाओ, आप अंडमान घूमने जाओ, आप निकोबार घूमने जाओ, आप लद्दाख घूमने जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट घूमने जाओ, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो देश के किसी भी यूनियन टेरिटरी में, किसी भी पूरे देश के अंदर आबाद रूप से आप घूम सकते हो। ठीक है, हमें घूमने की स्वतंत्रता, यानी हमें देश के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है 19 डी। लेकिन यहाँ पर भी है कुछ ऐसी
हम घूम सकते हैं, लेकिन राज्य हमारे पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि देखिए, अगर किसी क्षेत्र में कोई महामारी फैली हुई है तो शासन उस क्षेत्र से आवागमन को अंकुश लगा सकता है, यानी आपको मना कर सकता है उस क्षेत्र में जाने के लिए जहां पर कोई महामारी फैली हुई है, या कोई जिससे जनमानस को कोई खतरा पैदा हो जाए, ऐसा कुछ किसी क्षेत्र में है तो वहाँ पर भी आपको अंकुश ऐसा लगाया जा सकता है। शासन हमारे पर कुछ प्रतिबंध, कुछ सीमाएं लगा सकता है। ठीक है, अब ये 19E में क्या है, तो देखो, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। तो ये क्या है, आर्टिकल हमें फ्रीडम दी जाती है, हमें फ्रीडम दी गई है किसी भी क्षेत्र में रिजाइड करने और सेटल होने की, एनी पार्ट ऑफ इंडिया ये हमें दी गई है, और 19E के द्वारा। ठीक है, फिर यह 19G में, यहाँ 19F था। 19F में संपत्ति का अधिकार था कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन वो ओमिटेड हो गया, यानी वो ओमिटेड है, यानी डिलीटेड है, वो अब नहीं है। 19F को मैंने बता ही दिया पहले ही। 19F 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 300A में उसे रख दिया गया है, और वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब 19G में क्या है, कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को हमारा संविधान आजीविका चलाने के लिए, जीवन यापन चलाने के लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक अपनी पसंद का कोई कार्य कर सकता है, अपनी कोई पसंद का कार्य धंधा खोल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता जिनके लिए किसी विशेष प्रकार के लाइसेंस की जरूरत होती है, या इल्लीगल कार्य आप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पसंद का कोई धंधा खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लेकिन है कि यहाँ पर आप कोई इल्लीगल काम को नहीं कर सकते, जीवन यापन का माध्यम किसी गैर कानूनी काम को आप नहीं बना सकते। ठीक है, व्यापार करने की, तो इसमें रेहड़ी पटड़ी वालों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, रेहड़ी पटड़ी वालों को अपनी आजीविका चलाने का स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आप कहोगे 19G में। किस में है? 19G में। तो आपने पढ़ी भैया, हमने जो ये 19 आर्टिकल 19 की ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को आपने पढ़ा। ठीक है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपने पढ़ ली। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 के बाद में आर्टिकल नंबर 20 को। तो आइए देखिए, आर्टिकल नंबर 20 को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आर्टिकल नंबर 20 आया है। तो आर्टिकल नंबर 20 एक ऐसा आर्टिकल है तो जिसमें इसमें लिखा है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हिंदी में लिखा है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इसे बोलते हैं, संरक्षण को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्शन। तो इसमें भाई संरक्षण को बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो भाई कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस है, अपराधों के लिए कुछ संरक्षण है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए एक बार सजा मिलेगी, मतलब किसी भी व्यक्ति को एक बार अपराध करने के लिए एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, यानी डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध करने के लिए, कोई क्राइम कमिट किया किसी व्यक्ति ने, अगर उसे एक बार सजा मिल चुकी है तो उसे उस अपराध के लिए बार बार सजा नहीं मिलेगी, यानी जितना एक अपराध है तो एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, इसके लिए कहीं आपने फिल्में भी देखी होगी, तो एक फिल्म होती है जिसमें अमिताभ बच्चन, एक व्यक्ति को उसे एक अपराध के लिए सजा मिल चुकी होती है, और उस व्यक्ति को वो अमिताभ बच्चन जो है जज के सामने ही उसका मर्डर करता है, और ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। तो आप मुझे बताओ वो फिल्म कौन सी थी, कमेंट करके बताना मुझे वो फिल्म कौन सी थी। ठीक है, यानी डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती, यानी अगर एक आदमी को एक बार अपराध करने के लिए एक बार पनिशमेंट मिल चुका है तो उसे दोबारा सजा नहीं मिलेगी, यानी एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलती है। ठीक है, फिर है अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी, बाद में या पहले बनने वाले कानून के तहत नहीं मिलेगी। यानी अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी, बाद में या पहले बने कानून के तहत नहीं मिलेगी। आप मुझे बताओ, देखो मान लो कि 2018 में कोई क्राइम कमिट हुआ
उस समय ट्रैफिक का चलो एग्जाम मान के चलते हैं हम कि 2018 में कोई ट्रैफिक का कोई नियम था, बिना हेलमेट के लिए मान लो उस समय 500 रुपये का चालान था, 500 का फाइन था। कब? 2018 में। और बाद में चल के 2020 में वो जो फाइन है, अब मान लो कि 5000 का हो गया, सोच लो 5000 का हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, और कोई 2008 का मामला है और वो मामला आपने अभी फाइन को पे नहीं किया, यानी वो मामला अभी चल रहा है, तो अब मामले को चलते हुए आपने क्योंकि पेमेंट नहीं की है फाइन की, पेनल्टी की, तो वो मामला चलते हुए 2022 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि 2022 या 23 में अगर आपसे तो कौन से कितना फाइन आपसे ले जाना चाहिए? तो आपको बताओ, आप क्योंकि आज 2022 है, 2023 है, और 2023 में 5000 रुपये का जुर्माना इस बात के लिए होता है, विदाउट हेलमेट का चालान के लिए। और 2018 में क्योंकि वो उस टाइम पे जब आपने उस गलती को किया था, उस समय उसके लिए केवल 500 रुपये का जुर्माना था। तो आपका जवाब होगा 2018 के अनुसार आपसे फाइन लिए जाना चाहिए, यानी आपसे 500 रुपये का जुर्माना, क्योंकि क्राइम करते समय वही कानून था और उसमें जुर्माना था केवल 500 रुपये का। तो 500 रुपये आपको आपका भुगतान करना चाहिए और 500 रुपये का ही आप पर जो है चालान होगा, ठीक है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की, मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपको अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सज़ा मिलेगी, बाद में या पहले बने कानून के तहत नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो कानून करने जो क्राइम हुआ था उस समय जो कानून था उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी पुलिस जो है किसी को ज़बरदस्ती पीटकर जबरदस्ती उस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती है, उसे विवश नहीं कर सकती है कि ये क्राइम उसी ने किया है, यानी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल नंबर क्या बोलता है? और ये तीसरा जो प्रोविजन है इसमें ये बोलता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो इसलिए ये पॉइंट 3 है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी 3 पॉइंट है इसमें। कौन सा? पहला देखो, पहला है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिल सकती, यानी डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती। दूसरा है कि अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी, बाद में या पहले बने कानून के तहत नहीं मिलेगी, ठीक है। और तीसरा क्या था? तीसरा यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये तीसरा ये है। तो तीनों पॉइंट पढ़ लिया आपने, और इसको बोलते हैं अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 20, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ और ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, और ये आर्टिकल नंबर 20 हुआ। अब आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संरक्षण को बोलते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ। प्राण को बोलते हैं लाइफ, लाइफ एंड लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल नंबर 19 में है। यानी इसमें भी तीन, इसमें क्या है? इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर पनिशमेंट मिलता है, उसको प्राण, उसकी अगर उसके प्राण हरने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और अगर प्राण हरे भी जाएंगे तो भाई उसके लिए, अगर उसने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो न्यायालय में उसका मुकदमा चलेगा, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो उसी के द्वारा विधि सम्मत तरीके से ही उसे मृत्युदंड मिलेगा, यानी उसके प्राणों को हरा जा सकता है, ठीक है। यानी कोई भी किसी को उसकी लाइफ
और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं कर सकता है, यानी उसके प्राणों को हरने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 20 और तो ये 21 कहता है, ठीक है। तो ये जो 20 और 21 ऐसे दो आर्टिकल है, 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल है जिनको कभी भी सस्पेंड नहीं होते, जो कभी निलंबित नहीं होते। इवन राष्ट्रीय आपातकाल में भी, यानी नेशनल इमरजेंसी में भी इनको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो वो दो कौन से मौलिक अधिकार है जिनको कभी भी आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इनको सस्पेंड नहीं कर सकता राष्ट्रपति कभी भी। तो कौन से हैं? तो 20 और 21। तो इनको याद करना, 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब ये आर्टिकल नंबर 21A है। 21A में क्या है? राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। यानी जो आर्टिकल नंबर 21A है, अनुच्छेद नंबर 21A है, उसको बाद में जोड़ा जाता है। बाद में कब जोड़ा जाता है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा जाता है। और ये कहता है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को, जो 6 से 14 साल तक का बच्चा है, उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का राज्य का कर्तव्य है, यानी उसको अधिकार है कि उसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले। तो ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 21A में है, ठीक है। आपने 20 को पढ़ा, आपने 21 को पढ़ा, और आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर आर्टिकल की तरफ। देखिए, ये आर्टिकल नंबर 22 है। तो आर्टिकल नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स है कि प्रोटेक्शन इनके अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट। तो हमें गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण है। इसमें 3 बातें हैं। देखिए, किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, पहली बात क्या है? पहली बात है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का, यानी गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। तो पहली बात क्या है? हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ये पहली बात है, इसमें पहला पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। तो पहली बात होगी, हिरासत में लेने का आपको कारण बताना होगा। दूसरा क्या है? जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, यानी निकटतम जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसे पेश करना होगा, और जिसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। तो लिखा है ना, आने जाने का समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि उसने अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने की अधिकार होगा। जो भी व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, अगर वो अपनी पसंद का वकील करना चाहता है तो उसे पूरी छूट होगी और उसको अधिकार होगा, ये राइट होगा उसको कि वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। अगर वो अपनी पसंद का वकील करने में समर्थ नहीं है या उसको वो हायर नहीं कर सकता, तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मिलेगा। ये राज्य की ओर से मिलता है, ठीक है। तो अपनी पसंद के वकील करने सलाह लेने के अधिकार होगा। ये भी हमें, ये 22 आर्टिकल 22 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो आपने इसको पढ़ लिया। इसे पढ़ने के बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए अब क्या है, अब नेक्स्ट हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में क्या है? आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? आर्टिकल नंबर 23 में है कि किसी से भी मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, यानी किसी से भी जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी। एक तो मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, यानी ह्यूमन ट्रेडिंग नहीं होगी, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, और दूसरा बलात्कार श्रम, बलात्कार मतलब जबरदस्ती, किसी से भी जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा, यानी किसी से भी जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी, तो जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा किसी से। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, यानी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं होगी, बेगारी नहीं कराई जाएगी, किसी भी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, यानी किसी से भी मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, यानी उसकी खरीद और फरोख्त नहीं होगी, और दूसरा उससे किसी भी प्रकार का लिया गया जबरदस्ती लिया गया काम निषिद्ध होगा, यानी उसे उस पर
प्रतिबंध लगाया गया कि कोई भी व्यक्ति से जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती। यह आर्टिकल नंबर 23 बोलता है। तो आपने आर्टिकल नंबर 23 को पढ़ा, इसमें जबरदस्ती मजदूरी पर अंकुश राज्य की ओर से प्रतिबंध है, तो ये से बोलते हैं, ठीक है, तो ये प्रतिबंध है। देखिए आर्टिकल नंबर 24, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। देखिए आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 24 में यह है कि किसी भी बालक से जोखिम भरे कार्य नहीं कराए जाएंगे, यानी जोखिम भरे काम नहीं कराए जाएंगे, यानी उन्हें ऐसे कारखानों में जहां उनके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है, ऐसे कार्य उनसे नहीं कराए जाएंगे। तो इसमें देखो आर्टिकल नंबर 24, ठीक है, तो ये क्या है आर्टिकल नंबर 24, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों, खानों और किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी 14 साल से कम बच्चे को किसी भी कारखाने में, खानों में, कोई माइंस में, या किसी भी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी उनसे काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 24 में है। आर्टिकल नंबर 24 में तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारे 2 आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह फंडामेंटल राइट हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, और 2 आर्टिकल है इसमें, एक तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 23 और दूसरा अनुच्छेद नंबर 24। 23 में क्या है, 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जबरदस्ती ली गई मजदूरी पर प्रतिबंध है, यानी पाबंदी है। तो ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23। और फिर 24 में क्या है, बच्चों से बाल श्रम नहीं कराया जाएगा, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों से कारखानों में, खानों में या जोखिम भरे काम में उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह आर्टिकल नंबर 24 में। तो आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, यानी आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। तो आप बताओ धार्मिक, अभी देखिए जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है, तो हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम का हमारा ये मौलिक अधिकार है, और इसमें कुल मिला के 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो आर्टिकल 25 में क्या है, तो आर्टिकल 25 में है, आर्टिकल 25 में यह है कि कोई भी व्यक्ति, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी भारत के अंदर देखो आर्टिकल 25 को पढ़ते हैं, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी भारत के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको अंतःकरण कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, उसे फैला सकता है उस धर्म को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह आर्टिकल नंबर 25 में है, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 25 को हमने पढ़ा, उसके बाद आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, उनका पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। यानी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका प्रशासन करने, उनका नियंत्रण करने और उनका धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का पूरा अधिकार है। यह आर्टिकल नंबर 26 में है, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 27 को। तो 27 में यह है कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ये है। तो भाई समझ में आया कुछ, तो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप यहां समझ, देखिए मैं समझाता हूं। आर्टिकल नंबर
27। तो देखो क्या है, मान लो कि 3 लोग हैं और वो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं और वो भारत में निवास करते हैं। जैसे एक है अब्दुल, क्या नाम है, अब्दुल, दूसरे का नाम है राम, तीसरे का नाम है पीटर। तो जो ये अब्दुल है ये मुस्लिम है, राम जो है वो हिंदू है, और जो पीटर है वो ईसाई है। और ये सारे लोग इंडिया में रहते हैं। तीनों लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। तो भाई ये इंडिया में टैक्स देते हैं, अब्दुल टैक्स देता है, राम भी टैक्स देता है और पीटर भी टैक्स देता है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, मान लो उस समय वो किसी एक धर्म को, क्योंकि ये मुस्लिम है अब्दुल, राम हिंदू है और पीटर क्रिश्चियन है, तो ये तीनों टैक्स देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देना चाहती है। मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट किसी एक धर्म को, हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहती है। सोच लो कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है, हिंदू धर्म को प्रमोट करती है इंडियन गवर्नमेंट, सोच लो। तो भाई ये जो अब्दुल है ये और ये पीटर है, ये दोनों मना कर सकते हैं। ये इस बात के लिए मना कर सकते हैं कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे से टैक्स ले रहे हो और हमारे उस पैसे को आप एक खास रिलीजन, कौन सा, विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसकी उन्नति पर खर्च कर रहे हो। तो आप हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप क्योंकि उस पैसे को खर्च कर रहे हो, क्योंकि देश एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी भी धर्म को खास तवज्जो नहीं दी जाती है। तो भाई आप हमारे से लिया गया जो टैक्स का पैसा है उसको किसी एक खास धर्म पर कैसे लगा सकते हो, इसलिए आप हमारे से टैक्स के लिए हमें आप बाध्य नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल नंबर किसमें है, 27 में। तो ठीक है, यानी ये जो आर्टिकल है ये भारत के धर्म निरपेक्ष राज्य की प्रकृति को बढ़ावा देता है और ये कहता है कि भाई आप जो है किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा जिसके टैक्स के पैसे को सरकार किसी एक खास धर्म की उन्नति और पोषण पर खर्चा करे। तो सरकार उस किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास पर उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती है। और इस तरह से किसी आदमी को टैक्स देने वाले को ऐसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही आर्टिकल नंबर 27 में लिखा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 28 की तरफ। आर्टिकल 28 क्या कहता है, राज्य विधि से परिपोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। भाई सीधी सी बात है, आपकी समझ में आया हो या ना आया हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये थोड़ी जटिल भाषा है, ये समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ सरल शब्दों में समझना है। तो मेरी बात सुनो बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भाई ये कहना चाह रही है, ये पूरी जो लैंग्वेज आपने पढ़ी आर्टिकल 28 की, ये बोलना चाहती है कि भाई सरकारी स्कूल में, राज्य के स्कूल, सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में, विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकार के पैसे से चलते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकार के पैसे से चलते हैं। तो इसलिए, और सरकार क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश की जो प्रकृति है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी एक खास रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकती है। तो सरकारी स्कूलों पर सबका बराबर अधिकार है और सरकारी स्कूलों में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाएंगे, धार्मिक उपदेश नहीं दी जाएंगे और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा और उनके धार्मिक उपदेशों को सुनने के लिए बाध्य और विवश भी नहीं किया जाएगा। तो आप समझ में आई, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 28। तो आपने इसको पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, भाई हमने पढ़ा आर्टिकल 25 से लेके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 25 को पढ़ा, आर्टिकल 26 को पढ़ा, आर्टिकल 27 को पढ़ा और आर्टिकल नंबर 28 को पढ़ा। आर्टिकल 25 में क्या है, तो वो है किसी भी धर्म को हमें रिलीजियस फ्रीडम की स्वतंत्रता है, यानी हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका अंतकरण कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह आर्टिकल नंबर 25 में है। आर्टिकल नंबर 26 में क्या है, आर्टिकल नंबर 26 में है कि हम किसी भी मैनेज पब्लिक रिलीजियस अफेयर, मैनेज फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी हम किसी भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका
प्रशासन करने, उनका नियंत्रण करने, उनको संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता हमें 26 में देता है। यानी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26 में। आर्टिकल नंबर 27 में क्या है? 27 में है धार्मिक कर से छूट। किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसे किसी एक खास विशेष संप्रदाय या धर्म की उन्नति के लिए विशेष रूप से निश्चित किया गया हो। ऐसे टैक्स नहीं लिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 28 में क्या? आर्टिकल नंबर 28 में सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हमने आर्टिकल नंबर 28 तक पढ़ा और इस प्रकार से हमने फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम वाला हमने टॉपिक पढ़ लिया, यानी उन आर्टिकल्स को हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं पांचवा मौलिक अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार मिले हैं और वो हमें पांचवा मौलिक अधिकार है। और इसके अंदर 2 आर्टिकल है। कौन कौन से 2 आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 29 29 नंबर और आर्टिकल नंबर 30 नंबर। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी माइनॉरिटी अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और उन्हें और केवल भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, संस्कृति, कल्चर के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये आर्टिकल नंबर किसमें? 29 में। आइए अब हम बढ़ते हैं 30 के आर्टिकल नंबर 30 को देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 30 में क्या है देखिए स्टूडेंट्स। आर्टिकल नंबर 30 में है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद का शैक्षणिक स्थान चला सकती है। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और राज्य उसे किसी भी प्रकार का, उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, सरकारें उसे अनुदान को बोलते एड, फाइनेंशियल एड देने में, सहायता देने में, आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो ये आर्टिकल नंबर 30 में है। तो आर्टिकल नंबर 30 तक आपने पढ़ा, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 30 तक आपने पढ़ लिया। तो देखिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के लिए।